हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा, अपने करंट अफेयर्स जो कि रेगुलर डिस्कशन ऑफ न्यूज़पेपर्स है उसको आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करते हैं 16, 17 एंड 18 का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और इसमें सबसे पहले है वक्फ बिल। इट्स अगेन न्यूज बिकॉज इसमें रूलिंग आई है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि उन्होंने इसको स्टे तो नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो कुछ प्रोविजंस है उनके ऊपर थोड़ी रोक लगाई है। नाउ अंडरलाइंग दैट इट इज नॉट इंक्लाइन टू स्टे द एंटायर लॉ, पूरे लॉ को हम स्टे नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर मंडे लिमिटेड द कंटेंशियस पावर ऑफ न्यू लॉ, तो थोड़ी सी जो आपकी पावर है उनकी नए लॉ की उसको कम कर रहे हैं। और बाकी जो भी चीजें क्वेश्चनेबल थी वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे आके उनको रोक दिया है। जैसे कि न्यू लॉ ग्रांटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिटर्मिनिंग द स्टेटस ऑफ अ वक्फ प्रॉपर्टी एंड आल्सो कैप्ड द नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ बोर्ड। टू की इश्यूज फ्लैग्ड बाय सेवरल पार्टीज। तो यही दो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, बिकॉज बहुत ज्यादा डीसीज की पावर्स को इंक्रीज किया गया था और उसके साथ ही नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो है वो बीच में डाला गया था। So, इसको लेके that have opposed the law and had sought to stay on it. Now, however, it upheld the deletion of the waqf by user, saying that if the legislature finds example of its misuse, it is justified in deleting that provision. और अगर कोई provision को सही से जो है वो यूज नहीं कर रहा तो डेफिनेटली फिर legislature जो है उसके ऊपर लॉ बना सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। A bench of chief justice of your B.R. Gavai and Justice Augustine Massey said that the order is to protect the interest of all parties and balance the equities. Now, the limited stay on these select provisions will be until the Supreme Court can make a final determination on the constitutionality of. तो इसमें जो है फाइनल डिसीजन अभी आएगा, लेकिन ये प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगाई गई है। नाउ द वक्फ एक्ट ऑफ 2025, under the amendment law, if the district collector identifies the land as government land that is currently in use as a waqf land, then the land ceases to be waqf land till a court decides the dispute. जब तक कोर्ट में जाके डिसाइड होगा उससे पहले ही, लेकिन एक बार वो लैंड जो है वो वक़्फ़ से छीन लिया जाएगा। Now this power which flows from crucial provision of your section 3C could alter the status of वक़्फ़ land even before court has decided. कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया, लेकिन आपने वक़्फ़ का जो लैंड के ऊपर स्टेटस था उसको आपने तो अपनी तरफ से डीसी कहने पे ही खत्म कर दिया, which is not justified, क्योंकि अगर कुछ गलत भी है तो let courts decide about that, right? Now the court found this violative of separation of power doctrine, और यहाँ से हमारे लिए डिस्कशन का पार्ट शुरू होता है, मेंस में भी और प्री में भी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। दिस इज रिगार्डिंग योर सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीसी ही एक तरह से जज का काम कर रहा है, जुडिशरी का काम कर रहा है। Now, though we have prima facie upheld the provision of section 3C1 and 3C2 of the Amendment Waqf Act, we find that the question with regard to determination of title of property being entrusted to a revenue officer would not be in tune with the principle of separation of power that is enshrined in our constitution. The question is to determination of title of property will have to, in our considered opinion, be resolved by judicial or otherwise at least quasi judicial authority, ना कि आप executive के basis पे कर दो। So as a safeguard, the Supreme Court added that the character of the waqf will not change subject to further orders of High Court in an appeal. No third party right would be created in the respect of such property. कोई third party right नहीं होगा। And the bench also directed the government to pause the provision under which only those practicing Islam for at least 5 years can create a waqf till state governments can frame rules on how to मेक दैट डिटर्मिनेशन। तो स्टेट्स को भी डिटर्मिन करने दीजिए, आप खुद से मत डिसाइड कीजिए कि जो 5 साल की स्टैंडिंग है वो इसके अंदर जो है मेंबर बन सकते हैं। Now at the same time it said that the provision cannot be said to be arbitrary or discriminatory. It said that as early as 1923 the legislature had noticed that it was common that a waqf endowment be regarded by the public as a clever device to tie up property in order to defeat creditors and generally to evade the law under the cloak of your plausible dedication to the Almighty. हाँ, अब तक ये बातें चलती आई हैं कि इस एक्ट का जो है वो बहुत बार गलत इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है, ऐसी बात रही है। The possibility of any person not belonging to Muslim community converting to the Islamic religion only to take benefit of the protection of Waqf Act so as to defeat creditor and evade the law under the cloak of plausible dedication cannot be ruled out. लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर को लेके आ रहे हो तब भी तो ये प्रॉब्लम आ ही सकती है, उस पे भी तो क्वेश्चन मार्क रहेगा।
On the representation of Muslims in Waqf bodies, Supreme Court ruled that the Central Waqf Council constituted Article 2 under your 2025 Act, इसके अंदर जो है your shall not consist of more than 4 non-Muslim members out of 20. अगर 22 है तो उसमें से 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर 11 मेंबर का बोर्ड है तो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि कभी भी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए. Now, it also directed that as far as possible, effort should be made to appoint chief executive officer of the board who is ex officio secretary from amongst the Muslim community. The court declined to say the crucial provision that was challenged by the petitioner on the law doing away with the concept of waqf by user. Waqf by user is a status for land used for Muslim religious or charitable purposes for a long period of time. तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी वक्फ बाय यूजर, लेकिन इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा. इसका मतलब यही है कि मुस्लिम्स के पास ऑब्वियसली ये पावर है कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसी किसी भी चीज को अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, जो कि उनके धर्म के लिए ही किसी ने दान किया हो. सच लैंड इज डीम्ड टू बी अ वक्फ इवन इफ इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एज सच. नाउ फिर उसके साथ ही the 2025 law does away with the concept of waqf by user for future transaction and restricts it only to those that are already registered as waqf. मतलब जो अब तक वक़फ़ रजिस्टर हो चुका है उसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा. आगे इस तरह की बात नहीं हम कह सकते कि वक़फ़ बाय यूजर के बेसिस पे जिसके नाम पे अगर एक बार किसी ने दे दिया है तो फिर वो मुस्लिम मेजॉरिटी के ऊपर नाम पे अगर हो जाता है चैरिटेबल के लिए तो फिर वो हमेशा के लिए रहेगा. जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दे रहा है कि वक़फ़ बाय यूजर इज अ स्टेटस फॉर लैंड यूज्ड फॉर मुस्लिम रिलीजन और चैरिटेबल पर्पसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो काफी सालों से वक़फ़ की जमीन अगर रही है. सच लैंड इज डीम्ड टू बी अ वक़फ़ इवन इफ इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एज सच. तो अगर ये वक़फ़ के अंडर रजिस्टर नहीं भी हुई तो भी ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी. इस बात को जो है वो डू अवे कर दिया है इस नए एक्ट ने, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी यस ही बोला है. The court found that if the legislature noticing the misuse of properties and encroachment of government land through this concept decides to abolish it prospectively, the amendment prima facie cannot be said to be arbitrary. अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि रूल्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी गवर्नमेंट लैंड को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वक़फ़ लैंड, तो फिर उसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन मार्क करते हैं और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के पास जाती है तो ये जा सकती है. इसको हम ऑल टुगेदर जो है वो ऐसे आंखें बंद करके मना नहीं कर सकते कि इट कैन नॉट बी डन. यस, आपके जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकती है. एंड राइट फ्रॉम 1923 इन ऑल द एनैक्टमेंट्स वी हैव रेफर्ड टू देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़फ़. इसी वजह से रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़फ़ होना बहुत जरूरी है. वी आर देयरफॉर ऑफ द व्यू दैट इफ Mutawalis for a period of 102 year could not get the waqf registered as required under the earlier provision, they cannot claim that they be allowed to continue with the waqf even if they are not registered. तो अगर 102 साल तक भी कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है, वो मुतावलीस के पास है लेकिन वो वक़फ़ के लिए रजिस्टर नहीं हुई, तो वो कंटिन्यूएशन में हम नहीं मान सकते, उसको वक़फ़ की रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा. On the argument that in many cases there would be no waqf deeds available, Supreme Court pointed out that under the 1995 Act, waqf deed was not mandatory for filing an application for registration. ये बात अगर हम कहें कि कोई बहुत सारी ऐसी लैंड है जिसमें कि डीड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीड की जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. अंडर द 1995 जो है Original Waqf Act, it was provided that if no such deed has been executed or a copy thereof cannot be obtained, the application could have been made by giving full particulars as far as they were known to the applicant. तो जो applicant है जितना भी उसके पास है, जो भी उसके पास information है वो provide करेगा with regard to the origin, nature and object of the waqf. And we are therefore of the view that if for 30 long years the Mutawalis had chosen not to make an application for registration, they cannot be heard to say that the provisions which now require the application to be accompanied by a copy of the waqf जो है डीड इज आर्बिट्रेरी. तो अगर 30 साल से आपने वक़फ़ के अंदर नहीं रजिस्ट्रेशन कराई तो आप ये नहीं कह सकते कि अब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, आपसे आपकी जमीन ली जा रही है, तो ये आर्बिट्रेरी है. Now further, it is if the legislature on noticing misuse of waqf property, और अगर ये पता चल रहा है कि misuse हुआ है, finds that after the enactment of the impunged act, all such application should be accompanied by a copy of the waqf deed, the same cannot be said to be arbitrary. Right? Now limiting the power of district collector, Supreme Court also state the provision which permits the necessary correction to be made in the revenue record after the conclusion of inquiry and provision enabling the state government to direct the board to make appropriate correction. तो
कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो चेंजेस के लिए कह सकती है बोर्ड को. नाउ इट एडेड हाउएवर टू बैलेंस इक्विटी एंड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. अब बैलेंस करना चाहिए कि वकफ वालों को भी दिक्कत ना हो और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो. It is also imperative that pending such a determination by the tribunal, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, the मुतावली of such of the वक़फ़ do not create any third party right in respect of such property. तो इसमें जो आपकी मुतावलीज हैं वो थर्ड प्रॉपर्टी पार्टी को यहाँ पे नहीं ला सकते. And the amendment वक़फ़ एक्ट are initiated until the final adjudication by the tribunal is made. तो ट्रिब्यूनल के पास ये बात जानी चाहिए, जब तक कि उसका फैसला नहीं आता तब तक कुछ नहीं और किया जाना चाहिए. The interim order also took note that the act provides a period of 6 months from the commencement of the act for registering waqf by user. So as such we are of considered view that an ample amount of time has been given to the waqf which are not registered to get themselves registered. तो 6 महीने का टाइम ऑलरेडी सबको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया. It added that apart from this act also provides that an application may be entertained by the court by way of such a suit etc. Right? और इसको लेके थोड़ी सी एक और जो है वो आर्टिकल में अभी डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग वक़फ़, बिकॉज ये अभी न्यूज में है और आपको डेफिनेटली मेंस में क्वेश्चन बनता है और प्री में भी कुछ नहीं पता कैसे भी क्वेश्चंस आपको इससे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं इस आर्टिकल में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं वक़फ़ को. नाउ व्हाट इज वक़फ़? Waqf is a permanent endowment of movable or immovable property by a Muslim for a purpose recognized by your blanket law as pious and religious or charitable. तो कोई भी movable या immovable property जो कि मुस्लिम देना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, पायस पर्पस के लिए. वंस अ प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड एज वक़फ़, इट्स ओनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी वेस्टेड इन गॉड. अगर एक बार आपने कोई भी चीज वक़फ़ में दे दी है तो फिर वो आप उसके ओनर नहीं रहते, वो भगवान के नाम पे ही, गॉड के नाम पे ही रखी जाती है. एंड इट कैन नॉट बी सोल्ड, ना ये सोल्ड बेची जा सकती है, राइट, और ना ही किसी और को जो है ये गिफ्ट दी जा सकती है या इनहेरिट करने के लिए. प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड बाय अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल नोन एज मुतव्विल. तो उसके लिए एक इंडिविजुअल की ड्यूटी लगाई जाती है जिसको टेक्निकली बोलते हैं मुतव्विल, हु एक्ट एज अ सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर की तरह काम करता है, टू इंश्योर दैट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर इंटेंडेड पर्पस. जो कि ये इंश्योर करेगा जो इससे इनकम आ रही है उसको सही ढंग से किसी भगवान के नाम पे या जो भी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके, सच एज अपकीप ऑफ मॉस्क, रनिंग ऑफ मदरसास और सपोर्टिंग द पुअर. नाउ व्हाट डिड द अमेंडमेंट चेंज? तो अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज हुआ? वक़फ़ में इंट्रोड्यूस जो है फार रीचिंग चेंजेस थी विच द यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूड वर नेसेसरी, जो उनको लगा कि ये सही है, जैसे कि डूइंग अवे विद वक़फ़ बाय यूज. वक़फ़ बाय यूज की जो कंसेप्ट थी उसको खत्म किया, जैसे ही द न्यू लॉ अबॉलिश द कंसेप्ट ऑफ वक़फ़ बाय यूज, ठीक है. एंड फॉर एनी फ्यूचर जो है आपकी डेडिकेशन, द कंसेप्ट वाज अ लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउड प्रोपराइटर्स टू रिकॉग्नाइज एज अ वक़फ़ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इवन व्हेन दे वर नॉट रजिस्टर्ड एज सच. कि कोई भी चीज अगर बहुत देर से चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई, तब भी उसको वक़फ़ में ही माना जाता था और इस प्रिंसिपल को बोलते थे वक़फ़ बाय यूज, जिसको कि अभी इस नई अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया है. Amendment mandated that from now on वक़फ़ could only be created through a written deed. इसके लिए आपको in writing देना पड़ेगा. And this was most significant structural change aimed at preventing what government saw as the misuse of the principle. ठीक है, जो अब तक गलत यूज होता रहा उसके लिए, उसके सेफ गार्ड के लिए एक्चुअली ये अमेंडमेंट की गई है. Now न्यू पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर बढ़ा दी गई थी, न्यू सेक्शंस डाल दी गई थी, उनको empower कर दिया स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एन ऑफिसर to inquire if any property currently listed with वक़फ़, ठीक है. And the new law stated that the moment such inquiry began, the property would automatically cease to be treated as वक़फ़. जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट होगी तभी से ही उनसे लैंड जो है वो छीन ली जाए. इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम एंड वक़फ़ बोर्ड, तो ये बात की गई थी कि नॉन मुस्लिम मेंबर भी वक़फ़ बोर्ड में बैठ सकते हैं. एंड 5-year रूल फॉर क्रिएटिंग ए वक़फ़, डेफिनेशन ऑफ हु कुड डेडिकेट द प्रॉपर्टी टू इनटू वक़फ़ जो है स्टेटस वाज नॉट ऑल्टर्ड. द न्यू लॉ स्टिपुलेटेड दैट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू शो और डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years.
जो कोई भी दान कर रहा है तो 5 साल कम से कम उसको बताना पड़ेगा कि हाँ वो एज अ मुस्लिम जो है वो अपनी इस रिलीजन को बिलोंग करते रहे हैं। Applicability of limited act जो एक्ट है 1995 एक्ट has given वक्फ proprietaries a special status by exempting them from limitation act of 1963. This means that वक्फ board could initiate legal proceedings to recover encroachment land at any time without a deadline, and the amendment removed this exemption. पहले exemption थी कि बिना deadline के कभी भी वो इसके खिलाफ जो है वो जा सकते थे वक्फ बोर्ड वाले, लेकिन अभी रिमूव हो गया, bringing वक्फ proprietaries अंडर, अब जो है इसको फिक्स कर दिया उन्होंने कि द सेम टाइम बाउंड लीगल फ्रेमवर्क एज अदर प्रॉपर्टीज। तो जैसे बाकी की प्रॉपर्टीज में आपका चेंज करने का टाइम होता है उतना ही टाइम वक्फ के लिए दिया जाएगा। Now, why was the amendment challenged? So, amendment क्यों चैलेंज की गई? It was challenged by a wide array of petitioners, including All India Majlis-e-Ittehad। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सारी आपकी बॉडीज हैं। एंड द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द लॉ जो है, यस दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका आर्टिकल 26 उन्होंने कहा कि वायलेट करता है, विच गारंटी एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। Now petitioner also said that the new powers of the DC were executive overreach of the bypass। तो इसी चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेटली सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट जाता था, जिसको कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोविजंस डिड सुप्रीम कोर्ट स्टे? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको अच्छे से लर्न करो। नाउ नेक्स्ट बेटा ये न्यूज है हमारी मणिपुर के साथ, बिकॉज कोई भी अगर आपको अगेन ट्राइब की बात मिलती है या सेपरेशन की डिमांड होती है तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस इज कुकीज ओ कम्युनिटी। नाउ प्राइम मिनिस्टर का जो है वहां पे दौरा हुआ था तो वहीं से बात चली, ये आपकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुकीज ओ कम्युनिटी जो है इनकी काउंसिल है, दे हैव सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू पीएम। तो उन्होंने मेमोरेंडम दिया डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ यूटी। तो ये मांग रहे हैं कि हमारे लिए हिल ट्राइब्स के लिए अलग से यूटी का स्टेटस प्रोवाइड करो। लीडर्स ऑफ सिविल जो है सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ वॉइसिंग कंसर्न ऑफ कुकी जूस। तो ये इनकी मेन जो है वो डिमांड है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट? बट दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस। नेक्स्ट बेटा आपकी करंट अफेयर ओरिएंटेड जो है वो पता होना चाहिए कि कौन से अवार्ड किसको मिल रहे हैं। तो आपकी 2 मूवीज जो है वो न्यूज में है। दिस इज टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंस मेजर अवार्ड्स फॉर 2 इंडियन मूवीज। नीरज गवान डायरेक्टेड होम बाउंड एंड जितंग सिंह गुर्जर डायरेक्टेड इन सर्च ऑफ द स्काई। तो ये दोनों मूवीज जो है इनको अवार्ड मिला है यहाँ पे, एंड दे आर द लाइक सेकंड रनर अप है इन द इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी। इन सर्च ऑफ स्काई इज द रेसिपिएंट ऑफ योर NET PAC अवार्ड, राइट? तो ये दोनों मूवीज के नाम और उनके डायरेक्टर्स को ध्यान में रखना है। एंड वन ऑफ द फेस्टिवल्स फेवरेट पार्क चैन वू डायरेक्टेड नो अदर चॉइस took home the top honor in International People's Choice category, and the Korean language movie and adaptation of Donald E. Resnick novel The Axe is darkly comic style about a man who has lost his job, feature Lee Byung-hun in the lead role। तो इसमें हमने क्या याद करना है कि कौन सा नॉवल है, किसका है, ये आपने ध्यान देना है। और थर्ड अवार्ड कैटेगरी में होम बाउंड विच इज अबाउट 2 young friends है whose bound becomes strained as they each pursue policy work in politically divided India, and the movie featuring your Ishan Khattar and Vishal Jetwa and Janhvi Kapoor and all, तो इनको जो है वहां पे केन्स फिल्म फेस्टिवल में शो भी किया गया था। सो ऑल द स्क्रीनिंग्स ऑफ योर होम बाउंड एंड TIFF had packed audience and a drew movie response। तो इनको बहुत अच्छा जो है वहां पे रिस्पॉन्स मिला है। नाउ इसमें शॉट इन रूरल MP, वहां की स्टोरी है। ड्यूरिंग महाकुंभ मेला इन सर्च ऑफ द स्काई इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंटली मेड मूवी विच रिफ्लेक्ट द सिनेमैटिक एक्सीलेंस। तो यहाँ पे इनको जो है जूरी अवार्ड जो है इसके लिए दिया गया है, राइट? सो दोनों मूवीज का नाम याद रखना और थोड़ा सा इनके डायरेक्टर्स के नाम को लर्न कर लेना। नेक्स्ट थोड़ा डाटा है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा मेंस में काम आएगा। दिस इज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द फीमेल यूथ रोज टू द 3rd टाइम इन 4 months in August according to data from statistics जो है मिनिस्ट्रीज लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स, ठीक है? दिस इज योर PLFS डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्होंने कहा कि इवन एज ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू अ जॉइंट 5 months लो और 5.1%, लेकिन फीमेल जो है वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। नाउ PLFS डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम करती है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अर्बन फीमेल इज in the group of 50 to 29 years of age bracket rose to 25.7% in August, more than 10%
percentage points higher than the figure of your young urban males, काफी बड़ा है. And at 15.6%, the August unemployment rate for young urban male was down to 17.1%. तो ये थोड़ा सा नया डाटा आप जो है वो याद रखो. So picture was similar in rural India. Rural India के अंदर भी female youth जो है unemployment rate rose to 14.3%, while for the male ये decline हुई है 12.6%. Both numbers stood at 13% in July, and the increase for female and the decrease among male cancelled each other, leading out to rural youth unemployment rate stayed. वाह, तो इससे अब ये बोल रहे हैं कि दोनों दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज मेल की कम हुई है, फीमेल की बढ़ी है. ओवरऑल हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्टेबल है. Now the rise in unemployment among the female youth came amid only a slight increase in their labor force participation rate to 21.4% from 12.1% and unchanged worker जो है population ratio 7.6%. ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, सिर्फ आप जो है इतना जो मेजर डाटा है इसको आप अच्छे से लर्न करके रखो, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा. मेंस में आप खुद से लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी बहुत डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है, कभी इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं आएगा आपको. ये पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कितनी रही, सो वी कैन लीव दैट मच ऑफ डाटा. नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्फीयर के अंदर बेटा ध्यान दो, रशिया और बेलारूस ने जो है वो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है. रशिया एंड बेलारूस हैव rehearsing the launch of your Russian tactical nuclear weapon as part of their joint war game. That is, Belarusian leader Alexander Lukashenko said on Tuesday, and state media quoted that Belarusian chief of staff as saying that exercises also featured Russia's Oshink hypersonic missile, which it test fired last year in the war with Ukraine. तो इसमें रशिया एंड बेलारूस जो है दे आर रैपिंग अप 5 डे ऑफ वॉर गेम जो है इन दोनों ने एक तरह से प्रैक्टिस करा. उसका क्या नाम है, कोड नेम है ZAPAD, ZAPAD. इसका मतलब है वेस्ट. इन अ शो ऑफ फोर्स दे से इज डिजाइन टू टेस्ट देयर कॉम्बैट रेडीनेस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ZAPAD ड्रिल, कौन से 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ड्रिल की, इसका मतलब क्या होता है. स्पोर्ट्स से है इंडियाज फर्स्ट हाई जंपर इन द वर्ल्ड फाइनल, बिग लीप फ्रॉम पिट्स ऑफ द लाइक कॉर्न हस्क. तो पहली बार ऐसा हुआ है इसमें कि कौन है ये, सर्वेश कुशेर रिकॉर्डेड अ पर्सनल बेस्ट लीप ऑफ 2.28 मीटर टू फिनिश ज्वाइंट 6 इन टोक्यो ऑन ट्यूसडे. नाउ अर्लियर मंडे मॉर्निंग, डे बिफोर हिज वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल, सर्वेश कुशेर stood near the high jump pit of Tokyo Kavanas National Stadium. तो हाई जंप के अंदर उन्होंने अचीव किया है और they called his childhood coach and then it was his brief call, और उसके बाद उन्होंने ये जो है अचीवमेंट करके हमें दिखाई और इस तरह से जो है ये एंटर कर गए हैं आपके वर्ल्ड फाइनल्स के अंदर. नेक्स्ट एक आपका प्रोग्राम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. इस पे ध्यान दो. वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज लॉन्चिंग स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान. नेशन वाइड कैंपेन है टू फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ विमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सितंबर 17 टू अक्टूबर 2. किस किस के लिए है, विमेन, एडोलेसेंट गर्ल एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. द कैंपेन एम्स टू स्ट्रेंथन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, इंप्रूव एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, empower family to adopt a healthy lifestyle, ultimately building a healthier and stronger India. तो ये इनके एम्स ध्यान में रखना आप. ठीक है, as a part of your flagship program of PGIMER will organize this mega health camp. Now women are the backbone of the family, so इसी वजह से इस अभियान को किया जा रहा है. And a day long camp will then प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्क्रीनिंग भी रहेगी इस कैंप के अंदर एंड देयर फैमिलीज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द विमेन वेलनेस. सो ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोग्राम और इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो आपके बेनिफिशियरीज हैं, राइट. और इसके अंदर जो है उनको टाइमली काउंसलिंग देना, डायग्नोज करना, ये सारा कुछ जो है उनकी हाइजीन के लिए, सेल्फ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा, राइट. नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट. बच्चे जो कि अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई रेनफॉल की, एक्सेस ऑफ योर रेनफॉल इन हिली रीजन, इन योर HP. Now Dehradun and several other districts in Uttarakhand have experienced very heavy rainfall over the past few days. Triggering landslide हुई multiple areas में. कम से कम 15 लोग जो है इसमें they have reportedly been died. So a series of such incidences have occurred in Uttarakhand, Himachal Pradesh over past months. एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो इसके रीजन जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है. नाउ व्हाई डू हिल रीजन रिसीव मोर रेनफॉल? सो ये ध्यान दो, आपका ऑलरेडी बना बनाया आंसर आपको मिल रहा है मेंस में.
The monsoon has been quite active this season. Northwestern region of the country has quite wet, especially in the last month and a half. So during this time, consecutive rain bearing low pressure system formed in basically Bay of Bengal में बहुत ज्यादा रहा, have travelled farther, और ये low pressure बहुत दूर तक चला गया north than normal से ज्यादा, causing intense rainfall in the region. तो ये जो है वो कारण पता लगा है. As a result, northwestern region recorded 34% surplus rainfall, and for the reason जून से सितंबर तक so far region has received more than 30% of rainfall. जो जितनी होती है उससे 30% जो है वो ज्यादा rainfall हुई है, right? And the impact जो है extreme rainfall varies according to the geography. Obviously 300 mm or more rainfall in 24 hours is not unusual for the places like Goa, Konkan, coastal Karnataka, Meghalaya. However, rainfall of this magnitude is a recipe of your disaster in Himachal Pradesh अगर हम कहें, और ये सारे hilly region में. So in mountainous region, favorable condition can help the air rise swiftly, which leads to the formation of massive cloud. क्योंकि वहाँ पे conditions ऐसी होती हैं, ठीक है, हवा एकदम से ऊपर rise करती है जिससे कि बहुत ज़्यादा clouds बन जाते हैं और steep heights तक, and this overgrown rain-bearing cloud can in turn cause higher than normal precipitation. For instance, Udhampur in Jammu Kashmir recorded 630 mm rainfall, इतनी ज़्यादा 24 hours के अंदर. तो ये आपका मेन कारण था. और इसके अलावा अगर हम देखें, why are hilly regions more vulnerable? So over the plains, such as intense rainfall can drain out into river locally available water sources के साथ. However, in mountain region, extreme rainfall can trigger, उसमें क्या होगा, mudslide, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स आएंगे. तो ये दिक्कत है. ऑल्सो व्हेन मेजर रिवर्स जो है आपकी स्ट्रीम्स आर चोक्ड, ऑलरेडी वो पानी से भरी हुई है, गश्ट वाटर एंड मड स्लाइड्स फर्दर उसमें जो है दिक्कत क्रिएट करता है, तो जिससे कि डेफिनेटली ये डिजास्टर होते हैं. नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का कोई असर है? एन इमर्जिंग एंड वरीसम मेथोडोलॉजिकल observation in recent years has been like southward shifting of your large scale weather system, in this case western disturbances. तो western disturbances में दिक्कत आ रही है और ज्यादा जो है वो strong हो गई हैं. originating in Mediterranean Sea, western disturbances are streams of eastward propagating wind band होता है that cause precipitation along the route of western disturbances, have a pronounced impact in India. और इंडिया में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट विंटर में बहुत ज्यादा होता है. So however the southward shift अगर southward होगी और western disturbances, then their interaction with the massive southwest monsoon, अगर ये southward ही रहती है तो इसका इंटरेक्शन हो जाता है southward वेस्ट मॉनसून सिस्टम से, जिसमें कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मॉनसून हो जाती है. सो ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव्ड टू बी द मेन ड्राइवर ऑफ शिफ्टिंग ट्रेंड, कि क्यों ये नॉर्थ की जगह पे ज्यादा साउथ में ही रहने लग गई हैं. मेटेरोलॉजिस्ट वार्न दैट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट विल बिकम मोर कॉमन इन द फ्यूचर, ये अभी और बढ़ सकते हैं. देन आर्कटिक सी आइस मेल्टिंग कुड रिप्रेजेंट येट अनदर फैक्टर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है इन द डीपनिंग मिस्ट्री ऑफ द मॉनसून वेरिएशन इन द हिल्स. अभी भी थोड़ी सी मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये फैक्टर्स को तो हम बता ही सकते हैं. ज्योग्राफी से आगे अब बढ़ते हैं बेटा हिस्ट्री की तरफ, और ये सारनाथ के साथ रिलेटेड आपका आर्टिकल है और इसमें बहुत अच्छे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें मिलेंगे. नाउ अहेड ऑफ यूनेस्कोस टीम प्रपोज्ड विजिट टू सारनाथ, जो आपका ASI है विल इंस्टॉल व्हाट इट इज कॉलिंग करेक्टेड प्लेक्स दैट विल क्रेडिट अ लोकल रूलर एंड नॉट द ब्रिटिशर फॉर प्रिजर्विंग द होली बुद्धिस्ट साइट. तो इसमें एक लोकल रूलर की भी बात करेंगे जिन्होंने कहा कि एक्चुअली इस बुद्धिस्ट साइट को बचाया था. द प्रपोजल इज फॉर द न्यू प्लेक टू क्रेडिट, वो कौन है, बाबू जगतार सिंह, फॉर ब्रिंगिंग टू लाइट सारनाथ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पहली बार 1787-88 के अंदर एंड नॉट इन 1798. तो कुछ करेक्शन जो है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करना चाहता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Right, change जो है was made based on the proposal submitted by Singh's family. Now earlier this year, India officially nominated Sarnath for UNESCO's World Heritage List 2025-26 cycle. Very very important. ये आना ही आना है आपको क्वेश्चन. A move that could end 27 years wait to the tentative list. इसलिए बहुत देर से वेट कर रहे थे इसको हम यूनेस्को साइट में डालें. A holy Buddhist site है ये. सारनाथ roughly 10 kilometer to the northeast of Varanasi है, is where Buddha is said to have delivered first sermon in 528 BC and a place at which the Buddhist Sangha is said to have formed. और यहीं से ही आपकी संघ की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी. Now, while ancient Buddhist texts refer to location as your Mrigadava or Rishipatana and do not provide an exact or even approximate location, oral tradition से हमें पता लगा है कि the actions of Emperor Ashoka have been key to making these associations. Now, Ashoka famously constructed a lion pillar at Sarnath that today acts as an emblem. Now, the very act of your erecting the lion pillar probably was intended to mark the place as a location of Buddha's first sermon. तो मे भी शायद इसी वजह से ये आपका पिलर बनाया गया. हिस्टोरियन जो है खास के फ्रेडरिक एशर wrote in his book, उन्होंने बुक लिखी है सारनाथ, a critical history of place where Buddhists
बुद्धिज्म बिकेम। तो ये आप जो हिस्टोरियन है फ्रेडरिक एशर, इनका नाम भी याद रखो। रिसेंट एक्सकेवेशन हैव अनअर्दर्ड एविडेंस ऑफ प्री अशोकन एक्टिविटी, लेकिन अभी हमें अशोका पीरियड से पहले का भी कुछ मिला है एंड हैबिटेशन द साइट, बट अशोका रिमेन्स सिंगुलरली एसोसिएटेड विद सारनाथ एज इट्स ओरिजिनल पैटर्न। नाउ ही ओवरसॉ दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवरल मोनेस्ट्रिक स्ट्रक्चर्स एट द साइट इंक्लूडिंग द धमेक स्तूपा which is said to be the mark exact location from where the Buddha delivered the first sermon. It is during his reign that Sarnath became a Buddhist pilgrim site. तो इनफैक्ट ये भी अंदाजा लगाया गया है कि वो कौन सी जगह थी जहां से उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। दिस इज धमेक स्तूपा। Now Sarnath was also patronized by Kushanas and Guptas who refurbished Ashokan era structure and built new one, and a thriving monastery survived at the location about 12th century. तो ये और कौन-कौन सी डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता लग रहा है। फिर डिस्ट्रक्शन, और देयर इज हिस्टोरिकल कंसेंसस अबाउट द फैक्ट दैट सारनाथ वाज सैक्ड एंड बर्न्ड समटाइम्स इन 12th सेंचुरी। उसमें आपके आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कुनिंघम हु फाउंडेड ASI in 1861 wrote in his field note that Major Quito are responsible for some of the earliest scientific excavation sites. He has summed up his conclusion, all has been sacked and burned, priests, temples, idols altogether. तो ये इन्होंने लिखा है, कोट किया है, राइट। और अभी ये आगे बोल रहे हैं कि who was responsible for the destruction however remains a matter of debate, लेकिन किसने डिस्ट्रक्शन की थी ये इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, पक्का नहीं पता। उन्होंने क्या लिखा है, Asher wrote in 1193 that Qutbuddin Aibak, a military commander of Muhammad of Ghur army, marched towards Varanasi where he said to have destroyed idols of thousands of temples. मे भी शायद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। Verandian archaeological जो है Frederica Barba however make different case. The archaeological evidence suggests that around the mid 12th century Buddhists were forced to leave and that an imposing Shivite temple was erected on the site. कि वहां पे शिव टेम्पल जो है इनफैक्ट बनाया गया था, एंड दे एडेड हाउएवर दैट द ब्राह्मणिकल प्रोजेक्ट इन सारनाथ वाज नेवर ब्रॉट टू कंक्लूजन। लेकिन ये फाइनली हो नहीं पाया, ये जो आपका एफर्ट था ब्राह्मण्स का, परहैप्स ड्यू टू अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके थे, तो इस वजह से ये टेम्पल नहीं बन पाया। एंड व्हाट कैन बी सेड दैट द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज दैट for roughly 7 centuries after Sarnath's destruction, site remained in ruin. इसी वजह से ये ruin में ही रही, सब कुछ आगे नहीं हुआ, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, मे बी बाय ब्राह्मण्स। मॉडर्न रीडिस्कवरी क्या कहती है, सारनाथ वाज अमंग द अर्लीस्ट साइट एक्सप्लोर्ड बाय जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड इंडियोलॉजिस्ट, पॉसिबली ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वाराणसी। The credit for its rediscovery, however, goes to workers of जगत सिंह। लेकिन अब ये प्रूव हो रहा है कि ये जगत सिंह जो थे उनके एफर्ट से ये रीडिस्कवर हुआ, जो कि दीवान थे राजा चेत सिंह ऑफ बनारस के, who were digging at the site to retrieve brick and stone for a new market place being built in the name। तो वो अपना कुछ और काम कर रहे थे जिसकी जहां पे मतलब एक्सीडेंटली उनको ये डिस्कवर हुआ। एंड द वर्कर्स डिस्कवर्ड द इंस्क्राइब्ड पेडेस्टल ऑफ एन इमेज ऑफ बुद्धा एंड 2 स्टोन जो है लैंक्वेरीज एंड द कंटेंट्स which according to historian जो है खास करके कौन, BC भट्टाचार्य, were thrown into the river Ganges। और ये आपकी हिस्ट्री ऑफ सारनाथ और द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म 1923 का इसमें रेफरेंस है। इन 1799 these findings were reported by even your Duncan, an Indiologist who had founded Sanskrit College at Varanasi in 1791. So Duncan's description were what spurred subsequent British excavation। उसके बाद और ज्यादा इस एरिया में फिर जो है वो excavations की गई, और ये डंकन का रेफरेंस भी ध्यान में रखना। So during these excavations, Cunningham discovered and removed many statues from the site as well as sandstone boxes reported by Duncan from the your Dharmarajika Stupa, formerly known as Jagat Singh Stupa। In fact, Dharmarajika Stupa को पहले जगत सिंह स्तूप बोलते थे। And identified as Sarnath as a location जहां से उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। Most significant work of Sarnath, however, was carried out by archaeologist Frederick Ortel। ये सारे रेफरेंसेस आपको मेंस में काम आएंगे, सोशियोलॉजी में काम आएंगे। प्री में आपको कौन कौन सी डायनेस्टीज एसोसिएटेड है, कौन सी एग्जैक्ट जगह है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। He was the first scholar to carry out the work of excavation systematically, and as a result of his work 476 archaeological and sculptural relics, 41 inscriptions जो हैं वो further discover की गई, right? So this is very important article बेटा, इसमें फैक्ट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। आज की हमारी लास्ट न्यूज है, दिस इज रिगार्डिंग मिशन चढ़ती कला, PCS के लिए इंपॉर्टेंट, पंजाब के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें आपको डाटा भी मिल रहा है कि फ्लड्स के अंदर डिजास्टर अफेक्टेड 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, 2300 प्लस विलेजेस,
20 लाख पीपल अफेक्टेड, 56 लाइव्स लॉस्ट, ये गवर्नमेंट का डाटा है। एंड ओवर 5 लाख एकर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉयड, 3200 स्कूल्स, 1400 प्लस हेल्थ केयर सेंटर्स डैमेज, 8500 किलोमीटर ऑफ रोड, 2500 ब्रिजेस जो है आपके देवर डिस्ट्रॉयड। तो इसमें जो है ये अपील की जा रही है कि डोनेट किया जाए इसमें जो चीफ मिनिस्टर्स का रंगला पंजाब फंड है उसमें, तो एनआरआईज और यहाँ पे हमारे पंजाबीज एज वेल एज इंडियंस इसके अंदर डोनेट करें। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रखा गया है मिशन चढ़वी कला, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज शेयर किया करो वीडियोस को, और कमेंट्स आप करते नहीं, फीडबैक आप देते नहीं, जो कि आपको जरूर देनी चाहिए। अच्छी लगे तो लाइक किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।